पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के भाई नुनूलाल मरांडी पर झारखंड की एक अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। दरअसल गिरिडीह की एसडीएम प्रेरणा दीक्षित बालू की तस्करी को लेकर छापेमारी अभियान चला रही हैं, जिससे स्थानीय माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय नेता उसका विरोध कर रहे हैं। और एक यहाँ के एसडीएम जो अपने आप को बहुत बड़ा जो क्या नाम है उसका जी प्रेरणा दीक्षित अपने आप को बहुत बड़ा ये अपने आप को हिटलर समझ रही है। हम लोग कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा हिटलर बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो आने वाला समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग उखाड़ कर उसको उठा के फेंक देंगे ना, कौन सा खाड़ी में उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को सुधार लाने की जरूरत है। हम उसको खुले चुनौती देना चाहते हैं, अगर उसमें दम है तो उस दिन हम लोग ट्रैक्टर से जो आएंगे उसको पकड़ करके दिखा दें। उसी ट्रैक्टर के नीचे अगर रगड़ नहीं दिए तो फिर मेरा नाम है। तो सीधे सीधे जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आए अविनाश, हमारे साथ जुड़े हुए अविनाश। ये तो सीधे सीधे चेतावनी और धमकी है जान से मारने की। ट्रैक्टर के नीचे हम रौंद देंगे, किसी खाड़ी में फेंक देंगे। नहीं, जरूर सुमित। और अगर हम देखें झारखंड के राजनीति के अगर हम इतिहास पर भी गौर करें, कई ऐसे नेता कई मौकों पर अगर हम कहें तो इस तरह के बयान देते रहते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये नहीं है कि कौन अधिकारी हैं, जो अधिकारी का नाम सामने आ रहा है उस अधिकारी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं क्या वो सही नहीं है, क्या अवैध तरीके से जो उठाव किए जा रहे हैं बालू उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये कहीं से कोई गलत है। और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कि जब सारी चीजें हो रही हैं तब वैसे व्यक्ति के द्वारा, नेता के द्वारा जो इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी के भाई हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से वो लगातार जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उनके समर्थकों के द्वारा उस पूरे क्षेत्र में एक माहौल बनाया जा रहा है। और जैसा कि आपने सुना, दर्शकों ने भी सुना कि उन्होंने जो रैली, जिस रैली का उल्लेख किया है कि उस दिन वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और उस ट्रैक्टर रैली के बाद अगर उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसी ट्रैक्टर के नीचे कुचलने का काम करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी नेताओं का कोई बयान आया है आखिर इस तरह के बयान के बाद? और बाबूलाल मरांडी जरूर मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी जितनी साफगोई से बोलते हैं और उनके बयानों में जितनी स्पष्टता होती है, शालीनता होती है, उसके विपरीत बाबूलाल मरांडी के भाई का ये धमकी भरा अंदाज और एक महिला अधिकारी के लिए, क्या बाबूलाल मरांडी ऐसे बयान को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, जरूर कतई नहीं किया जाना चाहिए। और अगर बीजेपी के नेता, जैसा कि आपने कहा कि उनके तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई बयान इस वक्त साफ तौर पर अगर हम कहें तो ये सबसे पहले हमने इस पूरे बयान को अपने दर्शकों के समक्ष रखा है। और बीजेपी के नेताओं का अब इंतजार रहेगा कि बीजेपी के नेता अब चलिए जरूर कोशिश कीजिए बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के बड़े नेताओं से इस बयान पर जवाब मांगने की। एक बार फिर से सुनिए आखिर किस तरह एक महिला अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं एसडीएम प्रेरणा दीक्षित, बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, तो बाबूलाल मरांडी के भाई सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। और एक यहाँ के एसडीएम जो अपने आप को बहुत बड़ा जो क्या नाम है उसका जी प्रेरणा दीक्षित अपने आप को बहुत बड़ा ये अपने आप को हिटलर समझ रही है। हम लोग कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा हिटलर बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो आने वाला समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग उखाड़ कर उसको उठा के फेंक देंगे ना, कौन सा खाड़ी में उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को सुधार लाने की जरूरत है। हम उसको खुले चुनौती देना चाहते हैं, अगर उसमें दम है तो उस दिन हम लोग ट्रैक्टर से जो आएंगे उसको पकड़ करके दिखा दें। उसी ट्रैक्टर के नीचे अगर रगड़ नहीं दिए तो फिर मेरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। कोल्हान दौरे के दूसरे दिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरायकेला में बीजेपी कार्य समिति की सांगठनिक बैठक की, जिसमें संगठन की मजबूती पर जोर दिया। साथ ही दीपक प्रकाश ने कोल्हान में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने और हेमंत सरकार की नाकामी को गिनाने का फैसला लिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार के 1 साल होने को है, लेकिन राज्य में विकास नहीं के बराबर है। राज्य सरकार सिर्फ कागजी खानापूर्ति में व्यस्त है। संगठन की मजबूती के लिए धरातल पर आने वाले समय में
संगठन किस रूप में काम करेगी, इस पर चर्चा की गई और एक रणनीति भी बनाई गई। संगठन को किस रूप में मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई और ये देखा गया कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण संचारित हुआ है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ आने से। देखिए, सरायकेला खरसावां जिला के प्रवास में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कार्य समिति की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में संगठनात्मक विस्तार, साथ में सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने का संकल्प, मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का के लिए प्रतिबद्धता और उन योजनाओं से आम जनता कैसे लाभान्वित हो, उसके बारे में विचार और साथ साथ में वर्तमान राज्य की जो निरंकुश सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष की भी रणनीति बनी। झारखंड की राजनीति में फिर से एक बार कोल्हान की चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कोल्हान प्रमंडल दौरा की वजह से है, जहां बीजेपी फिर से एक बार कोल्हान की राजनीतिक भूमि पर कमल का फूल खिलाने का लक्ष्य साधने में जुट गई है। वहीं जेएमएम अपनी मजबूत किलाबंदी के जरिए बीजेपी को रोकना चाहती है। तो बीजेपी का मानना है कि चुनावी राजनीति के लिहाज से वर्तमान से ज्यादा खराब और क्या हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने संगठन के मोर्चे पर विस्तार और मजबूती का पहला टास्क कोल्हान के लिए ही तय किया है। कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ हो गया विधानसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक दल है, ठीक है, यहाँ उनकी स्थिति जो है वो इस राज्य की जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, और जनता ने किस तरह से उनके कामकाज की समीक्षा की और किस तरह से उसका परिणाम जनता ने दिया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के नाते अपने संगठन का विस्तार कर रही है, लोगों के बीच में जाने का काम कर रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और हमारा फोकस सिर्फ कोल्हान और संथाल नहीं है, हमारा फोकस पूरे राज्य पे है। कहते हैं ना, इट कांट गेट वर्स देन दिस। अब जो भी होगा इससे बेहतर होगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोल्हान से अपनी यात्रा की शुरुआत करके एक बड़ा संदेश दिया है कि कोल्हान भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ऊपर है। हमने विधानसभावार हार के कारणों की समीक्षा की है और जो होगा अब बेहतर होगा। हमारे संगठन में जो कमियां हैं हम उसे दुरुस्त कर रहे हैं, बूथ स्तर पर अपनी कमेटियों को दुरुस्त कर रहे हैं और पूरे तरीके से संगठन को एक नए कलेवर के साथ खड़ा करेंगे। झारखंड में नक्सलियों ने अब रणनीति बदल ली है और अब नक्सली दस्ते में टेक्निकल एक्सपर्ट को या तो रख रहे हैं या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं। संगठन में शामिल सदस्यों को इंटरनेट, डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल की भी जानकारी दी जाती है। वहीं इसके साथ ही कुछ आपराधिक संगठन भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर कानून को चुनौती दे रहे हैं। हाल के दिनों में राजधानी रांची में पीएलएफआई के नाम पर लेवी की मांग बढ़ी है। बड़े कारोबारी इनके रडार पर हैं। लेवी की डिमांड के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को इस सनसनीखेज जानकारी हाथ लगी। पीएलएफआई और माओवादी संगठन अब अपने दस्ते में टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल कर रहे हैं। माओवादियों के कैंप में महीने में 2 दिन और पीएलएफआई के कैंप में 1 दिन ये ट्रेनिंग जरूरी कर दी गई है। बहुत सारे ऐसे पीएलएफआई कमांडर जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, लेकिन कहीं गलती कर गया रांची की सीमा क्षेत्र माने की, उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ गया। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि हम दूर बैठ के दूरदराज के जंगल में और रांची के सीमावर्ती क्षेत्र में रख के यदि हम अपने मनसा में कमे हो जाएंगे तो उनकी भूल है। रांची में हाल की घटनाओं की बात करें तो धुरवा में 2 टेंट कारोबारी से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धुरवा में एक टेंट कारोबारी के घर पर फायरिंग भी की गई। कांके में डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई। कांके में ही जमीन कारोबारी से 30 लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी को लेकर एक बिल्डर के ऑफिस पर गोलीबारी की गई। कोतवाली इलाके में टेंट कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई।
एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इनमें से कुछ मामलों में पीएलएफआई का नाम सामने आया है, जबकि कुछ में पीएलएफआई के नाम का इस्तेमाल दूसरे अपराधियों ने किया है। अभी जो अधिक गतिविधि शुरू हुआ तो ये लोग भी अपना गतिविधि शुरू किया कि पैसा वसूलने के चक्कर में, क्योंकि बेसिकली अभी ये लोग एक क्रिमिनल गैंग बनकर रह गया है, जहां जहां पैसा वसूल सकता है वहां पहुंचता है। तो इसके हम लोग इलाज करेंगे। मगर इसमें कोई शक नहीं कि नक्सली और उग्रवादी संगठन खुद को हाईटेक करने में जुटे हैं। पुलिस भी नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपग्रेड कर रही है। इंटरनेट कॉल से कारोबारियों को टारगेट करने वाला अवधेश उर्फ चूहा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जो चिंता का सबब है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। खबर जमशेदपुर से। यहां एक युवक की हत्या जुआ खेलने को लेकर विवाद था, जिसमें हत्या हुई है। ओलीडी थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। जमशेदपुर में एक युवक की हत्या से जुड़ी यह बड़ी खबर। जुआ खेलने के विवाद में हत्या की गई है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, एक युवक की हत्या, ओलीडी थाना क्षेत्र की घटना है। नगर निकाय के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी ग्रहण लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त से लेकर सचिव तक के पद खाली रहने के कारण पंचायत चुनाव अनिश्चित काल के लिए टल गया है। 2015 में हुए पंचायत चुनाव के 5 वर्ष का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है। ऐसे में राज्य में गांव की सरकार कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगी। पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य में पंचायती राज पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। तो इस पर पहल करनी चाहिए और लगभग 5 साल हो गया और जल्द से जल्द जो है चुनाव आयुक्त का नियुक्त करके और इसको पंचायत चुनाव को संपन्न कराना चाहिए। जब उपचुनाव हो सकता है और बिहार में चुनाव हो सकता है तो पंचायत चुनाव को भी समय पर करा लेना चाहिए। अब इतना दिन से सरकार सोया हुआ है तो इसको जगाने का हम लोग प्रयास आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द इसको जो है सरकार इस पर ध्यान दे। और राज्य में ये नॉन अपॉइंटमेंट जो है, जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, जैसे आप चुनाव आयोग के बारे में बोल रहे हैं कि उसके जो माने जो मेन आदमी है, चेयरमैन है, या मान लीजिए उनके अन्य पदाधिकारी है वो जो खाली है, और ये तो सीरियस मामला है। यदि नहीं अभी से प्रिपरेशन होगा, उसमें आपको वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट बनना है, सबका अलग अलग जगह में क्या रिजर्वेशन का प्रोसीजर है, कौन लोग क्या करेंगे, तो ये सारा तैयारी साल 2 साल पहले से होता है। 12 दिसंबर को राज्य भर के सभी अदालतों में वर्चुअल नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। नेशनल लोक अदालत की तैयारी में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जुट गया है। झालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को इस संबंध में पत्र जारी कर अधिक से अधिक केसों को निष्पादित करने को कहा है। झालसा रांची के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायाधीश HC मिश्रा के पहल पर राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कोर्ट केस से लेकर प्री लिटिगेशन तक के मामले सुलझाए जाएंगे। निर्देशन पर ये पहली नेशनल लोक अदालत हो रही है जो पेंडेमिक पीरियड के बाद हुई है। दौरान जब पेंडेमिक पीरियड शुरू हुआ तो जितनी भी नेशनल लोक अदालत होने वाली थी हमारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये उस पीरियड में वर्चुअल मोड से पहली नेशनल लोक अदालत हो रही 12 तारीख को, जिसकी तैयारी हम लोग पिछले 1-2 महीने से कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सबसे अपील करेंगे कि मैक्सिमम जो केसेज हैं जो सेटल हो सकते हैं वो रेफर करवाएं कोर्ट से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।